द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट के लिए गणित के 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे जो प्रश्न हैं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक एग्जाम कार्ड से लिया गया है। ये किताब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप इसे अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ये आपको रोज शाम को 7 बजे मिलता है। शाम को 7 बजे रोज तैयार रहिए। सोमवार से शनिवार तक 7 बजे गणित का प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए अपनी सुपर टेट की परीक्षा के लिए। तो गणित का हम लोग जो सुपर टेट लगाते हैं उसके कुछ हमारी उद्देश्य हैं, कुछ टारगेट हैं। हमारा पहला टारगेट है कि गणित भैया हमें सीखना है, गणित रटना नहीं है। गणित में हमें क्या करना है, तुक्का भी नहीं मारना है। गणित धीरे धीरे करके हमें सीखना है। अगले से अगले आपके 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। गणित में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर जादू नहीं देखना है। बहुत सारे यूट्यूबर जादू दिखाते हैं, 10 सेकंड में सवाल सॉल्व। भैया उससे सिलेक्शन नहीं होगा। जादू मत देखिए, गणित को सीखिए, रट्टा भी मत मारिए। धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी जिसके 4 या 5 नंबर आते हैं ऐसे बच्चों के धीरे धीरे करके आपके 12 13 14 15 नंबर बनने लगेंगे। दूसरा हमारा टारगेट होता है कि गणित का जो पेपर होता है आपका वो 20 नंबरों का होता है। सुपर टेट में 20 नंबर की गणित आती है, उसमें से कम गिरे से गिरी हालत में आपको 15 नंबर तो लाना ही है। देखो भैया, कोई बहाना यहाँ पर काम नहीं करेगा कि हमने गणित नहीं पढ़ी है, हमें गणित नहीं आती है, हमारी गणित बहुत कमजोर है। ऐसा कोई भी बहाना यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको कम से कम 15 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार लगभग 4 लाख बच्चों ने सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था और नौकरी सिर्फ 69,000 लोगों को ही मिली है। उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे थे, अधिकांश क्या लगभग सभी बच्चे ऐसे थे जिनका गणित में ही नंबर कम था। तो ये जो गणित है ना भैया, गणित 20 नंबर की, ये आपको मेरिट में ले जाएगी। बाकी इतिहास आपका जो पढ़ना है, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, ये सब तो सब कर लेंगे, लेकिन गणित बहुत कम लोग कर पाएंगे। तो आपको भैया बहाना मत बनाइए, गणित आपको सीखना है। और हमारा जो आखिरी उद्देश्य होता है वो उद्देश्य ये है कि जो आपके 20 प्रश्न आते हैं उनमें से कम 6 प्रश्न 7 प्रश्न अथवा 8 प्रश्न आपको मौखिक लगाना है। अगर आप मौखिक नहीं कर पाते हैं तो एक दो लाइन लिखकर भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इन 3 टारगेट को हमेशा याद रखिएगा। अगले 4 से 5 महीने 6 महीने के लिए इसको टारगेट बना लीजिए और टारगेट बना के हमारे साथ पढ़ते रहिए और आपको गणित में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बशर्ते आप हमारा साथ ना छोड़िए। और जल्दी ही हम लोग आपको जो टॉपिक वाइज क्लासें होती हैं उनको भी देंगे। प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग प्रत्येक वीडियो लेक्चर के शुरुआत में इसलिए बताते हैं क्योंकि आप लोग कहीं अपने उद्देश्य से भटक न जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न को। प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे प्रश्न को सॉल्व भी कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ये किस टाइप का प्रश्न है, इसको हमें मौखिक करना है। हमने बताया था कि कम से कम 5 या 6 या 7 या 8 प्रश्न आपको मौखिक करना है, जो आपको 20 प्रश्न मिलेंगे पेपर में, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न मौखिक प्रश्न है। कैसे मौखिक प्रश्न है, जब आपको 2 संख्याएं दी गई हों, जैसे यहाँ पर x + y दिया गया है और यही संख्या x - y दिया गया हो। जब 2 संख्याएं एक बार जोड़कर लिखी गई हों, एक बार घटाकर लिखी गई हों, जोड़ने पर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, घटाने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, और ये संख्याएं निकालनी हो तो पहली संख्या निकालनी हो तो क्या करते हैं भैया, दोनों को जोड़ दीजिए। 14 और 4 दोनों को जोड़ के क्या करिए, 2 का भाग कर दीजिए। तो 14 4 हो जाएगा 18, 18 में 2 का भाग करेंगे तो x के मान आ जाएगा 9। y का मान निकालने के लिए क्या करिए कि आप बड़े में से जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा दीजिए, 2 का भाग कर दीजिए। 14 में से 4 जाएगा 10 और 10 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 9 और 5 आपका आंसर रहेगा। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए ये दूसरा वाला विकल्प आंसर मत लगाइएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पहली संख्या 5 है, जबकि आपकी जो पहली संख्या होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। दूसरी संख्या हमेशा छोटी होगी, तो ये वाला विकल्प हमारा गलत रहेगा। x का मान हमेशा बड़ा आएगा, y का मान छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं तब आपको समझाते हैं कि यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये y यहाँ पर माइनस में है,
इसका मतलब y का मान छोटा आएगा, यानी दूसरी वाली वैल्यू हमारी छोटी रहेगी और पहली वाली वैल्यू बड़ी रहेगी। इस प्रकार पहला वाला आंसर आपका सही है। जल्दबाजी में दूसरे पर टिक मत लगाइएगा। और इसका आप तरीका समझ में आया आपको क्या करना है। जब इस प्रकार से दो संख्याएं जोड़कर और घटाकर लिखी गई हो तो पहली संख्या का मान निकालने के लिए 14 में से 4 जोड़ के 2 का भाग कर दो, दूसरी संख्या का मान निकालने के लिए 14 में से 4 घटा के 2 का भाग कर दो। ठीक है, तो ये तरीका आप जानते रहिएगा। यानी कि ये मौखिक ही प्रश्न हमें करना है। अगर ये पेपर में आ जाता है तो इसको आपको मौखिक ही करना है, टिक लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे पेन भी आपको, ऐसे प्रश्न में आपको पेन भी नहीं उठाना है। ठीक भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न को देख लीजिए। ये हमें थोड़ा सा समीकरण दिया गया है, इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर हमारी क्या वैल्यू आएगी ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझा दें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है m की घात -1, इसका मतलब होता है 1/m। तो जो भी माइनस घात होती है उसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझिए। जैसे कि m की इसको दूसरे तरीके से आप समझा रहे हैं, समझिए जरा ध्यान से। m की घात -1 है, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। कुछ नहीं, जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 हम मान सकते हैं, उससे कोई हमारा फर्क पड़ता नहीं है। तो -1 का मतलब होता है ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी 1 ऊपर चला गया और m जो है नीचे आ गया। तो ये जो आपका दो चीज़ें थी, दो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका फार्मूला इस प्रश्न में होने वाला है। ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिए। चलो भैया, अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। जो लिखा गया है आपको पता चला कि अगर ऊपर घात होगी तो उसको हम बटे में लिख सकते हैं। यहाँ से उतारना स्टार्ट करते हैं। तो ब्रैकेट में आपके a दिया गया है और प्लस के यहाँ पर b² है। यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट में a - b है, फिर उसके घात -1 है, यानी इसको हम नीचे लिख सकते हैं a - b। तो ये घात जो है -1 वाली वो खत्म हो जाएगी। ये ब्रैकेट को बंद करेंगे और -1 के बाहर जो घात लगी, ये वाली घात जो -1 है बाहर वाली, ये हमारी अभी बाहर बनी ही है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करिए, a - b आप कॉमन ले लीजिए। तो a - b हम लोग यहाँ पर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ नीचे रहेगा a - b। अब देखिए जरा ध्यान से, a - b का तिर्यक गुणा इसमें हो जाएगा, तो a का a में गुणा होगा a² आएगा, a का b में गुणा होगा -के ab आएगा, और b का तिर्यक गुणा a में होगा तो +के b² आएगा। और यहाँ पर घात जो है ये माइनस वाली लगी ही है। अब हमें यहाँ पर क्या काम आएगा, अब हमें यहाँ पर ये वाला तरीका काम आएगा, ये वाला तरीका जो हमने बताया, यहाँ पर जो बताया था। तो यहाँ पर देखिए -1 की घात लगी है, इसको जब बदल देंगे तो a - b ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a² -के ab और +के b²। इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं हो रहा है, इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको घातांक का दो जो नियम है उन्हें लगा के इसको सॉल्व कर लेना था। कोई ज़्यादा कठिन यहाँ पर प्रश्न नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अब इसका हम ट्रिक आपको बता देते हैं। ये प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। अगर यहाँ पर 2 ना लिखा होता, 2 के जहाँ पे 12 होता, तो 12 और +के 12, आपको थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा समय दीजिए हमें, आपको एक नई चीज़ समझा देते हैं। +के 12 और फिर यहाँ डॉट। अगर इस टाइप का सवाल होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप थोड़ा सा ट्रिक भी समझ लीजिए, उसको कॉपी पेन लेके नोट भी कर लीजिए। अगर इस टाइप का सवाल होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो 12 है ना, इसका भैया हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 4 × 12 अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ये दोनों संख्याएं फिर किसी संख्या से ना कटे, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। 6 दूनी 12, इस 12 को हम लोग 6 दूनी 12 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 से, ये जो 6 है, ये वाला 6 ये 2 से कट जा रहा है, तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। 4 × 3 लिख देंगे, क्योंकि 4 3 से और 3 4 से कटता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये प्लस का निशान लगा है, 12 + √12, तो जब प्लस का निशान लगा होता है तो हमारा जो आंसर होता है वो हमारा 4 होता है। ठीक है, बात समझ में आया? इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान समझिए। अगर यहाँ पर 12 होता तो हम उसका गुणनखंड कर देते,
ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते या 15 भी होता तो भी हम 5 या 15 करते, कोई भी संख्या होती तो उसका अभाज्य गुणनखंड करते। तो अगर प्लस का निशान लगा होता है तो हमारा आंसर होता है बड़ी वाली संख्या, बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर होती है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस लगा होता, यहाँ पर प्लस ना होते माइनस होता, यहाँ पर आपको माइनस समझा देते हैं कि 12 माइनस √12 माइनस √12, इस तरह से आपको अनंत तक दिया होता तो ऐसी संख्या, ऐसी कंडीशन में आपका जो आंसर होता वो छोटी वाली संख्या यानी कि 3 होता। तो समझ में आया ट्रिक, ऐसी कंडीशन का ट्रिक आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है कि जब भी इस प्रकार जोड़ के या घटाकर अनंत तक संख्याएं दी गई होती हैं तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अगर प्लस का निशान लगा होता है तो बड़ी संख्या आंसर होती है, माइनस का निशान लगा होता है तो छोटी संख्या आंसर होती है। ये आपको ट्रिक समझ में आया, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। लेकिन ये वाली ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी, गलती मत कीजिएगा, ये ट्रिक यहाँ पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि हम 2 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 होता है, 1 का पहाड़ा, इस 1 का पहाड़ा 2 में चला जाता है, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक जो होता है वो सभी संख्याओं से कट जाता है, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पर काम करने वाली नहीं है, इसलिए हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। यही हमारा अभी तक यहाँ पर समझाने का मतलब था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो ट्रिक जानते थे वो सोचेंगे इसका आंसर 2 आएगा क्योंकि 2 एकम 2 और प्लस का निशान लगा है, इसलिए ये बड़ी वाली संख्या आंसर लिख दो, और 2 इसमें कहीं विकल्प नहीं दिया गया है। मान लो अगर यहाँ पर माइनस का निशान ना लगा होता तो लोग इसे टिक लगाकर अपना आंसर कह देते कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए, 2 चीजें आपको समझ में आई। पहले आपको ट्रिक समझ में आया कहाँ लगाना है, यहाँ पर ट्रिक क्यों नहीं लगेगा ये भी समझ में आया। अब आप करिए क्या, ये जो समीकरण है इसको आप x मान लीजिए, x बराबर इसको मान लीजिए, तो x बराबर इसको मान लिया। अब दोनों तरफ हम लोग वर्क कर दीजिए, तो चलिए इस तरफ x² हो गया, इस तरफ जब वर्क करेंगे तो ये वाला जो रूट है ये खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। तो आगे क्या है, रूट ये प्लस का √2 प्लस के √2 और प्लस के √2, इस प्रकार ये अनंत तक है। अब ध्यान से देखिएगा, अनंत में से अगर हम कोई संख्या निकाल लें तो क्या अनंत पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। इतना देखिए, इतनी वैल्यू हमारे x का मान था और यही मान, 1 मिनट पेन का कलर पहले चेंज करें, हाँ यही मान देखिए यहाँ पर भी आ रहा है, बस इसमें से ये वाला 2 निकल गया है। लेकिन अनंत में से कोई संख्या अगर निकाल लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने आपको बताया है। यानी कि ये x² लिखा है, ये प्लस 2 है और प्लस इतनी सारी संख्याओं को हम लोग x मान सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मान है ये ऊपर दिए गए समीकरण के बराबर ही है। अनंत में से थोड़ा बहुत निकाल लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो ऊपर हमने समीकरण माना था, x माना था, वो नीचे भी उसी के ही बराबर रहेगा। ठीक है ना भैया। आप क्या करिए, दोनों संख्याओं को इस तरफ ले आइए, तो x² हो गया, माइनस के x हो गया, माइनस के 2 हो गया, बराबर हो गया 0। इसका गुणनखंड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2 होगा। कक्षा 6 में गुणनखंड करना बताया जाता है, आप इसका गुणनखंड आराम से कर सकते हैं। माइनस के 2 माइनस के 1 और फिर पीछे x रहेगा, माइनस के 2 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर करते हैं x² माइनस के 2x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस के x और माइनस के 2। ये गुणनखंड आपका कक्षा 6 में बताया जाता है, आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी कर दे रहे हैं। x यहाँ पर कॉमन लिखते हैं तो x माइनस 2 बचेगा और प्लस के 1 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा और बराबर हो जाएगा 0। x माइनस 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 बचेगा तो बराबर रहेगा 0। जब x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, जब x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर -1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस निशान लगा है, ये आपका समीकरण नहीं है, तो आपका 2 आंसर रहेगा, x बराबर 2 और x बराबर -1। -1 कहाँ पर है? आपके C में है, यानी कि 2 तो आपका कहीं है नहीं, किसी विकल्प में 2 तो दिया नहीं है, तो 2 आपका आंसर रहेगा नहीं, इसलिए -1 आपका C में है, तो विकल्प C आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर होगा विकल्प C, क्योंकि यहाँ पर 2 विकल्प में नहीं दिया गया था, इसलिए इस प्रश्न को हमें साधारण तरीके से लगाना पड़ा और साधारण तरीके से आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3 और 2 है तो त्रिभुज कैसा होगा? ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा, जल्दबाजी में प्रश्न गलत हो जाएगा। आप देखिए, इसको जोड़ लीजिए, ये जो कोणों का अनुपात है वो 5:3:2 है, यानी कि इसका अनुपातों का योग कितना होगा? 5 3 8
8 और 2 हो जाएगा 10। तो अनुपातों का योग कितना रहा है 10, और कोणों का योग कितना होता है किसी त्रिभुज में 180 होता है। तो ये हम यहाँ पर 10 अनुपात भी लिख सकते हैं, अनुपात बार बार नहीं लिखेंगे। तो 10 अनुपात की वैल्यू कितनी है, 10 अनुपात की वैल्यू भैया 180 होती है, ये हमें पता चल गया। तो 10 अनुपात बराबर 180, दोनों तरफ 10 का भाग कर दीजिए, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अनुपात की वैल्यू 8 अंश हो जाएगी। ठीक है, और पहला कोण कितना है 5 अनुपात का, पहला कोण कितना है 5 अनुपात का। जब 1 अनुपात 18 अंश है तो 5 अनुपात 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दूसरा अनुपात कितना है 3, तो 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना हो जाएगा 54, और तीसरा अनुपात है 2, तो 18 दूनी कितने हो जाएगा 18 दूनी हो जाएगा 36। ये आपके कोण निकल के आ गए। यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू आपको पता है तो आप 5 अनुपात की वैल्यू 5 का गुणा करके निकाल सकते हैं, 3 अनुपात की वैल्यू 3 का गुणा करके निकाल सकते हैं, 2 अनुपात की वैल्यू 2 का गुणा करके निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, और पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से ये सारे मेथड हम लोगों ने सीखे हैं। तो यहाँ पर 90 अंश आ रहा है, 90 अंश मतलब होता है समकोण, यानी कि आपका ये समकोण त्रिभुज है। विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर। 55 नंबर का प्रश्न पढ़िए। देखो, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये आपको दिया गया है। एक घनाभ के घनों की पूर्ण संख्याओं को काटा जाता है। तो एक क्या है बड़ा सा, ये मान लीजिए बड़ा सा घनाभ है, ठीक है, इसमें से ये छोटे छोटे घनाभ काटे जा रहे हैं, और जब आपको ये संख्या ना दी गई हो कि उनकी क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है, ऐसा ना दिया गया हो, तो जो बड़ा वाला घनाभ होता है, यानी कि जिसका मान है 15 और चौड़ाई है 12 और ऊंचाई है 6, तो जो बड़ा वाला घनाभ होता है उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, जो अगर बड़े वाले घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो हमें पता है, लेकिन उसमें से छोटा छोटा किस लंबाई का, किस चौड़ाई का, किस ऊंचाई का काटा गया है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निकालने के लिए जो हमारी बड़ा वाला घनाभ होता है, जिसकी भुजाएं दी गई होती हैं, उसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 15, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, सॉरी एलसीएम हम बोल रहे हैं, एलसीएम मत निकालिएगा, एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक ना भैया, गलती मत करिएगा, जल्दबाजी में हम गलत बोल गए थे कि एलसीएम नहीं निकालना है, एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो इनका 15, 12 और 6 का महत्तम समापवर्तक कितना होता है 3। ठीक है, आपको निकालना आता ही होगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। एचसीएफ निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना आता ही होगा। तो 3 इसका महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि जो छोटा वाला घन होगा उसका लंबाई भी 3 होगा, चौड़ाई भी 3 होगा और ऊंचाई भी 3 होगा। ठीक है, ये आपको बात समझ में आया। और घनों की संख्या निकालने का फार्मूला आपको पता है कि जो बड़ा वाला घनाभ है उसका आयतन ऊपर लिख दो, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको ऊपर लिख दिया। छोटा वाला जो घनाभ है उसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है, उसका भाग कर दोगे तो कुल कितने घन हैं इनकी संख्या आपको निकल आएगी। ठीक है, 2 बातें इसमें आपको समझ में आई कि जब भी छोटे घन जो काटे जा रहे हैं उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नहीं पता है तो क्या करिए, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। जो एचसीएफ आएगा वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा। तो छोटे वाले घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें पता चल गई। अब घनों की संख्या निकालने का क्या फार्मूला होता है, घनों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है कि जो बड़ा वाला घन है उसका आयतन ऊपर लिखो, जो छोटा वाला घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 3 है उसको नीचे लिख दो और भाग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 × 5 = 15 होगा और 5 × 4 = 20 हो गया, 3 × 4 = 12 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, 5 × 4 = 20 और फिर हो गया 20 दूनी 40। 40 कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न में आप 2 चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिली हैं। उम्मीद है ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आसान प्रश्न है, घटना चक्र, इसमें घटना चक्र नहीं, ये है किसकी बुक है भैया, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, एग्जाम का। उसमें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं दिए गए हैं, तो आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी। एक शंकु की त्रिज्या r/2 है, तो त्रिज्या r/2 है तो त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं। r की वैल्यू कितनी है, स्मॉल r/2। ऊंचाई 2l है, त्रियक ऊंचाई है यहाँ पर है, त्रियक ऊंचाई को l मान लेते हैं, l का वैल्यू है 2l।
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर और एल। तो आर और एल हमने कैपिटल माना है। चलिए फार्मूला रख देते हैं। पाई आर की वैल्यू कितना भैया, r/2 है। एल की वैल्यू कितना है भैया, 2l है। ये 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर आ गया पाई और आर और एल। पाई आर एल कहाँ पर है, पहला वाला विकल्प, जो कि आपका बिल्कुल सही है। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान प्रश्न था। इसमें क्या करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त किए। तो जीत के प्रत्याशी को कुल वोटों का कितना प्रतिशत मिला है। तो जीता कौन, सबसे ज्यादा वोट किसे मिले, सबसे ज्यादा वोट इसे मिले, यही जीता है। तो इसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये आपको निकालना है। तो इसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं ये निकालने के लिए आपको 11628 में तीनों जोड़ना पड़ेगा। 7000 कहाँ पर है, 7000 कितना है, 636 भी जोड़ दीजिए और आखिरी वाला 1136, इन सबको जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कुल वोट कितने, टोटल कितने वोट हैं। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 0 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा और फिर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 20। तो 20,400 हमारे पास टोटल वोट थे। जीतने वाले को कितना मिला है, 11,600। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितना मिला है उतना ऊपर लिख दो। 11,628 मिला है, इसको ऊपर लिख दो। टोटल जो होता है, टोटल आप नीचे लिख दीजिए, ठीक है, और गुणा 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिएगा और इसको आप 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको काट पीट लीजिएगा, कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो आपका 57% आंसर रहेगा और 57% आपका विकल्प सी बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली बात नहीं है। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे रहिए। कुछ प्रश्न हम समझाते हैं तो समझाते थोड़ा देर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, जिनकी गणित बहुत ज़्यादा कमजोर है, इसलिए डिटेल में समझाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो प्रश्नों को तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और प्रश्नों को फटाफट सॉल्व करते रहिए। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देख भैया, जो वर्ग होता है, वर्ग की भुजा ए होती है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब ए का 2 बार गुणा है, ए गुणे ए यानी 2 बार गुणा है। तो यानी कि जब उसकी भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे तो पहली बार भी 10% की वृद्धि होगी और दूसरी बार भी 10% की वृद्धि होगी, क्योंकि ए फार्मूले में 2 बार आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में हम एक ही फार्मूला लगाते हैं, a + b + ab/100। अच्छा, ये प्रश्न कैसा है, ये प्रश्न मौखिक है, इसका आंसर विकल्प बी रहेगा। जब आप थोड़ा बहुत प्रतिशत पढ़ लेंगे ना तो इसका आंसर विकल्प भी अपने आप से लगा लेंगे। तो ये प्रश्न मौखिक वाला प्रश्न है, जो आपको बताया था कि कम से कम 6-7 प्रश्न आपको मौखिक करना है, तो ये इसी टाइप का प्रश्न है, मौखिक वाला। लेकिन चलिए, अभी आप गणित सीख रहे हैं तो इसको हम सॉल्व करके बता देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर आपकी वर्ग की भुजा ए होती है, क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, यानी कि ए 2 बार आ रहा है, यानी कि अगर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% की वृद्धि 2 बार होगी, क्योंकि ए का यहाँ पर 2 बार गुणा हो रहा है। तो जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो 2 बार वृद्धि वाले प्रश्न होते हैं, तो हम लोग a + b + ab/100 ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर ए की पहली बार ये वाला ए की वैल्यू है पहली बार में और ये वाली बी की वैल्यू है दूसरी बार में। तो ए की वैल्यू भी 10 है, यहाँ लिख दो, बी की वैल्यू भी 10 है, यहाँ लिख दो, प्लस के ए की वैल्यू 10 और यहाँ पर प्लस के 10 और नीचे आ जाएगा 100। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, यहाँ 10 और 10 मिलके हो गया 20 और 1 का गुणा हो गया तो हो गया 1, कुल मिला के हो गया 21%। जब भी आपको आगे भविष्य में ये प्रश्न मिले तो आप डायरेक्ट आंसर लगाइएगा 21%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचने समझने वाला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ABC और DEF 2 कोण इस प्रकार हैं। ये जो AB लाइन है, ये वाला जो ध्यान से ही AB लाइन पर ये क्या है, लंब है। लंब है तो ये जो कोण है ये 90 अंश का कोण है, समझ रहे हैं ना। ये PE लाइन लंब है और ये BC जो लाइन है, BC लाइन है, इस पे E से F तक जो लाइन है ये वाली लाइन लंब है, यानी कि ये लंब है तो ये 90 अंश है। ये इधर वाला 90 होगा तो अंदर वाला भी 90 होगा। ये तो पता है, एक लाइन में बने हुए कोण हमारे 90 अंश के होते हैं, 180 अंश के होते हैं, ठीक है। तो अगर इधर 90 है तो इधर 90 है, यानी कि ये वाला कोण भी आपका 90 अंश रहेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब हमें करना क्या है, ध्यान से पढ़िए। आपको निकालना है कोण ABC और DEF। ABC कहाँ है, ABC यानी ये वाला कोण, और क्या है DEF ये वाला कोण। ये दोनों कोण जोड़ के कितना होगा।
तो जरा ध्यान से चित्र को देखिएगा। जो आपका चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये बी, पी और ई और कौन सा है एन, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 360। ये तो हमें पता है। तो ये हमें दो कोण तो 90-90 दिख रहे हैं, यानी 180 दिख रहा है। ये दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों 90-90 हैं, यानी 180 हैं। तो ये दोनों कोण जो आमने सामने के हैं, ये कितने होंगे? इनका नाम क्या है? इनका नाम है क्या है नाम? ABC। चाहे BPN लिखो, चाहे ABC लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है ABC और प्लस के कोण DE और F। चाहे हम यहाँ पर DEF लिखें या DEN लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब दो कोण 90-90 मिलके 180 हो गए, तो बाकी के जो बचे हुए दो कोण हैं वो कितना होंगे? 180 ही होंगे। तो 180 आपका विकल्प डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि ये जो प्रश्न था, चित्र आपको दिया गया था, इसमें सिर्फ आपको मौखिक ही करना था। आपको ये सारी चीज़ें लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप चतुर्भुज में पूरे जो कोण होते हैं 360, चारों कोण 360 अंश के होते हैं। जब दो कोण 90-90 यानी कि 180 हो गए, तो बाकी के बचे दो कोण 180 ही होंगे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ करना नहीं था। चलिए, ये प्रश्न भी आपका दमदार है। आकृति के माध्यम से समझाने की कोशिश करिए कि कौन क्या है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, ये ए और बी लाइन है, इसका मध्य बिंदु ई है, ठीक। और ये ए और डी वाली जो लाइन है, इसका मध्य बिंदु ये एफ है, ठीक है। सी से इन सबको मिला दिया गया है, ठीक है। तो FAEC यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 13। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इसी चित्र में सब सॉल्व हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 13। तो पूरे ABCD जो आपका वर्ग है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ABCD जो पूरा है बड़ा वाला, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं। यानी कि ये वाला, ध्यान से देखिए, ये वाला D, यहाँ हम कुछ लिखेंगे नहीं, D फिर C और F, ये वाला जो है इसको हम 1 मान लेते हैं, आकृति 1 मान लेते हैं। उसके बाद ये CFA, इस आकृति को 2 मान लेते हैं। ये जो आकृति है, इस आकृति को 3 मान लेते हैं। ये जो आकृति है, इस आकृति को 4 मान लेते हैं। बार बार ABCD नाम लिखने से अच्छा हम जितने भी 4 इसके भाग थे, चारों को 1 2 3 4 नाम दे दिए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, इसका आंसर बहुत आसान है, लेकिन समझाना पड़ेगा। अब आप इसमें देखिए, चलिए बना ही देते हैं। त्रिभुज ACD में जरा ध्यान से देखिए। त्रिभुज ACD में देखिए, 1 और 2 दोनों बराबर है, 1 और 2। जो एक हमारा पूरा आकृति है, वो 2 आकृति के बराबर है। यानी कि 1 का क्षेत्रफल 2 के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, ये वाला क्षेत्रफल ये वाले क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि F हमारा मध्य बिंदु है। शीर्ष से हमें इस मध्य बिंदु को मिलाया गया है, यानी कि जितना इधर है उतना इधर है। तो यानी पहले वाली आकृति का क्षेत्रफल, जिसको हमने नंबर 1 कहा है, वो दूसरी वाली आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमने लिखा है। अब ऊपर चले जाइए। ऊपर त्रिभुज में ध्यान से देखिए, आपका AC और B, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ACB में ये क्या है? E हमारा मध्य बिंदु है, C से इसे मिलाया गया है। यानी कि ये वाली पूरी आकृति जो 3 नंबर की आकृति है, ये वाली पूरी आकृति 4 नंबर की आकृति के बराबर है। तो जब आकृति के बराबर है तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो इस प्रकार पहला जो आकृति है वो हमारा दूसरी आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है, और हमारी तीसरी आकृति है वो हमारी अगली आकृति के क्षेत्रफल के बराबर है। अगली मतलब 3 नंबर 4 नंबर के क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगर आप ABCD पूरे का निकालना चाहें तो 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों आकृति अगर जोड़ दें तो हमारा ABCD का क्षेत्रफल निकल आएगा। निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 1 को हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 + 2। 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो 3 की जहाँ पे 4 लिख दो, 3 की जहाँ पे 4 न लिखो, 4 की जहाँ पे 3 लिखो। सॉरी 1 मिनट, गलत हो गया। आप क्या करो कि इस 3 को लिखा ही रहने दो, और 4 की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। तो बराबर ABCD का क्षेत्रफल ये तो हो गया। 2 2 कितना हो गया? 2। सॉरी, 2 2 कितना हो गया? 2 नहीं हो गया। इसको हम क्या करें? यहाँ पर देखो, आप इसको हम यहाँ पर बोल नहीं पा रहे हैं। ये थोड़ा संख्याएं, ये देखो, ये संख्याएं जोड़ मत देना, ये आकृतियां हैं भैया, इसको जोड़ मत देना,
ये आकृतियां हैं, इनको जोड़ मत देना। तो यहाँ 2 + 3 हो गया, यानी कि 3 आपका 2 बार है, 2 आपका 2 बार है, इसको हमने बाहर निकाली। ये 2 + 2 मत कर देना, ये गिनती नहीं है, ये आकृति है। हमने आकृति को आकृति में नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये 2 बार था, इसलिए 2 हमने कॉमन ले लिया, 3 था। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ABCD का क्षेत्रफल हो गया। आपको पता है 2 और 3 का ये पूरे का क्षेत्रफल पता है, कितना पता है भैया? 13 पता है। तो 2 गुणे यहाँ पर 13 हो गया, 13 दूनी कितना होता है? 26, यानी कि 26 आपका आंसर रहेगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। इस प्रश्न को जबरदस्ती इतना बड़ा हमने समझा दिया है। कुल मिला के आपको यही समझाना था कि ये चारों आकृतियां बराबर होती हैं। कुल मिला के आपको इतना समझाना था कि भैया यहाँ पर चारों आकृतियां बराबर होती हैं। ठीक है, आपको रुकिए 1 मिनट, आपको बता ही देते हैं। फालतू में यहाँ पर इतना सब समझा दिया है, 1 मिनट आपको फिर से समझा देते हैं। 1 मिनट का समय दीजिए। आपको इतना सारी चीज़ें हम लोगों ने कुछ डिटेल में ज़्यादा समझा दिया है। तो डिटेल में समझाने से क्या होता है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको हम 1 मिनट में यहाँ पर समझा देते हैं। इसमें भैया 1, 2, 3 और 4 आकृतियाँ हैं। इन 2 आकृतियों को मिलाकर ये चारों आकृतियां आपस में बराबर होती हैं। इन 2 आकृतियों को मिलाकर क्षेत्रफल कितना है आपका? 13 है। तो जब 2 आकृतियों का क्षेत्रफल 13 है तो चारों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 26 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात थी। इस प्रकार से आपका आंसर विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन उसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पर आपको डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों के यहाँ पर 10 प्रश्न समाप्त होते हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस सेट में 1-2 प्रश्न कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझा दिया गया है, जिससे वीडियो थोड़ी बोरिंग सी बन गई है। लेकिन आप लोग हमेशा साथ देंगे, जो भी इसमें कमियां रह जाती हैं उसको आप सभी लोग बताते रहिए।